सारन गुरु क्लास में एक मरतबा फिर आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। आज हम चकबस्त और उनकी शामिल निसाब नज़्म मनाज़िर कुदरत मनाज़िर फ़ितरत पर इजहार ख़याल करेंगे। हम लोगों ने नज़्म की तारीफ़, उसकी क़िस्में और नज़्म के फ़न पर तफ़सीली गुफ्तगू कर चुके हैं। लिहाजा आज चकबस्त के सिलसिले में हम पहले उनका तारुफ़ समझ लें, फिर नज़्म मनाज़िर फ़ितरत के सिलसिले में कुछ बातें समझेंगे। चकबस्त ये असल नाम इनका पंडित बरज नारायण है। चकबस्त तखल्लुस है। चकबस्त तखल्लुस शायर जिस नाम को अपने शेर में, शायरी में पेश करता है उसको तखल्लुस कहते हैं। तो चकबस्त नाम पंडित बरज नारायण तखल्लुस चकबस्त है। आज के दौर में चकबस्त गंगा जमुनी तहज़ीब के नुमाइंदा शायर के तौर पर हम उन्हें समझ सकते हैं। उनकी शायरी ये पैगाम देती है कि उर्दू गंगा जमुनी तहज़ीब का बेहतरीन गहवारा है, बेहतरीन मिसाल है। चकबस्त का नाम हम लोगों ने समझ लिया, पंडित बरज नारायण असल नाम है। चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी 1882 ईस्वी को फैज़ाबाद यूपी में उनकी पैदाइश होती है। फैज़ाबाद यूपी, उसी फैज़ाबाद का अब नया नाम वो अयोध्या भी है। हर किताबों में फैज़ाबाद ही लिखा होगा सवाल में, अगर अयोध्या आए तो आप इसको समझ लेंगे और उसका जवाब दे देंगे। यूपी उत्तर प्रदेश का तखल्लुस ये का मुखफ़्फ़फ़ यूपी है। 1882 ईस्वी में चकबस्त पैदा हो रहे हैं। उनकी मौत 1926 ईस्वी को हुई। 1926 ईस्वी को रायबरेली रेलवे स्टेशन पर, ये चूँकि एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में लखनऊ से रायबरेली गए हुए थे, शाम को लखनऊ लौटने के लिए 7 बजे शाम में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान उन पर फालिज का अटैक हुआ और वहीं उनकी मौत हो जाती है। बार बार सवाल आपको पूछता है कि चकबस्त की मौत किस बीमारी के सबब हुई, किस बीमारी की वजह से हुई, तो आप फालिज की बीमारी की वजह से, फालिज के असर से आपको चकबस्त की मौत हुई है। अब अगर हम 1826 और 1882 और 26 को देखेंगे तो चकबस्त ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहे। 18 साल और 26 और 18 44 साल महज उनकी उम्र थी। 44 साल की उम्र में ही उन्होंने 44 साल की उम्र में अपने पेशे वकालत के साथ इंसाफ करते हुए भी उन्होंने उर्दू ज़बान और अदब की जो खिदमात अंजाम दी, वो उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं।
उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मौत को हम लोगों ने समझा। अब जरा तालीम उन्होंने और वकालत की डिग्री हासिल की थी। 1905 ईस्वी में लखनऊ से बीए की, 1908 में वकालत। चूँकि ये भी पूछा जाता है कि चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की, चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की थी, कौन कौन सी सनद हासिल की थी, तो आप जवाब दे देंगे कि चकबस्त ने बीए और वकालत की डिग्रियां हासिल की थी, डिग्रियां तो हासिल की थी। ये इतना समझ आए। चूंकि ये सवाल आता है तो हम इसको समझ लें, याद कर लें। पेशा चकबस्त का पेशा वकालत का था। वो मशहूर लखनऊ के मशहूर वकील थे, उनका शुमार मशहूर वकला में होता था और लिहाजा वो मशहूर वकील थे। इसी वजह से लखनऊ में तो वो वकालत करते ही थे। उनकी वकालत की शोहरत की वजह से दूसरे शहर से भी लोग उनको बुलाया करते थे। तो वो लखनऊ से ही रायबरेली गए थे जहां उनकी मौत हुई, जैसा कि मैंने बताया। शामिले निसाब नज्म, चकबस्त की शामिले निसाब नज्म मनाजिर फितरत है, लेकिन कहीं कहीं मनाजिर कुदरत भी लिखा हुआ है। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर सवाल ये हो कि इसमें से कौन सी नज्म चकबस्त की है, तो कहीं आपको मनाजिर फितरत ऑप्शन में हो और कुदरत ना हो तो आप मनाजिर फितरत लगा देंगे। और कुदरत चूँकि दोनों के मुतरादिफात ही हैं, इसलिए इसमें आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तसब्जुब का शिकार नहीं होंगे। बस आप उसको गोल रंगो या मार्क सीट पर आप रंग देंगे। चकबस्त ने 10 साल की उम्र में शायरी का आगाज कर दिया। शुरू अब 44 साल की उम्र थी, 10 साल अगर उसमें हज़फ कर रहे हैं तो 34 सालों तक उन्होंने उर्दू शायरी की खिदमात अंजाम दी और उर्दू शायरी से ताल्लुक़ उस्तवार रखा, जिसके नतीजे में उन्होंने उनको हम याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं। चकबस्त ने उर्दू के मुतअद्दिद असनाफ पर तब आजमाई की है। सिर्फ उन्होंने नज़्म ही नहीं कही बल्कि उन्होंने गज़ल भी लिखी है। गज़ल के साथ साथ मुसद्दस भी आपको उनकी मशहूर है। गज़ल में आतिश का रंग, उनकी गज़ल पर आतिश के असरात साफ दिखाई देते हैं। चूँकि और उन्होंने आतिश के रंग में अपनी गज़ल गोई की बुनियाद रखी। इसी तरह मुसद्दस में अनीस की तकलीद की। दोनों आतिश और अनीस दोनों उर्दू के मशहूर शायर हैं और दोनों का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। लिहाजा अगर ये भी कभी सवाल हो कि चकबस्त का ताल्लुक किस दबिस्तान उर्दू से है, तो आप जवाब देंगे लखनऊ दबिस्तान से। तो चकबस्त गज़ल में आतिश की पैरवी की, मुसद्दस में अनीस की तकलीद की, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि चकबस्त बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर समझे जाते हैं। इसी वजह से उनकी नज़्म हमारे निसाब यानी दरख्शां का हिस्सा बनी हुई है। तो चकबस्त के सिलसिले में हम इतना समझ लें। अब नज़्म मनाज़िर फितरत कुदरत की तशरीह, कहीं आपको तशरीह पूछी जाती है और कभी कभी ये सवाल होता है कि नज़्म
चकबस्त की नज्म का खुलासा पेश कर दिया। तो खुलासा और तशरीह चूँकि इस एतबार से लिखा गया है पेशे नज़र पेशे नज़र नज्म पेशे नज़र नज्म मनाजिर फितरत या मनाजिर कुदरत उर्दू के मशहूर शायर पंडित बरज नारायण चकबस्त की तख्लीक है। पेशे नज़र नज्म मनाजिर फितरत या मनाजिर कुदरत उर्दू के मशहूर शायर पंडित बरज नारायण चकबस्त की तख्लीक है। यह नज्म मंजरी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। कौन सी नज्म? ये अगर पूछा जाएगा ये इसको क्या बोलेंगे, तो ये यहाँ चूंकि ऊपर जिक्र हो गया नज्म का मनाजिर फितरत का, तो यहाँ ये मनाजिर फितरत वो इस्म है और ये ज़मीर है। ज़मीर उसको बोलते हैं कि जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो, इस्म की जगह पर वो काम करे, उसको ज़मीर बोलते हैं। तो बहरकैफ ये नज्म यानी मनाजिर कुदरत फितरत मंजरी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। इस नज्म में शायर ने अपने देहरादून के सफ़र के दौरान जो देखा उसको पेश कर दिया है। ये एक मर्तबा इन्होंने देहरादून का सफ़र किया। देहरादून में सभी जानते हैं कि पहाड़ों का इलाका है। पहाड़ों के इलाके को देखा तो पहाड़ों की खामोशी और उस खामोशी में कुदरत के जलों को देखकर शायर मजबूर हो जाता है और खुदा की कुदरत और खुदा की फितरत पर ये नज्म शायर कह देता है। इसमें अब पूछा जाए कि मनाजिर कुदरत में कितने अशार हैं, तो इसको भी आप जान लें कि मनाजिर कुदरत में मनाजिर फितरत में 14 अशार हैं। 14 अशार पर मुश्तमिल इस नज्म में चकबस्त ने देहरादून के पहाड़ों के तनाजुर में जो मंजर कशी की है वो चकबस्त का ही हिस्सा है या हिस्सा हो सकता है। शायर ने अपने अशार में पैगाम दिया है कि देहरादून के पहाड़ की खामोशी काबिल दीद है। अगर दिल नुक्ता शनाश हो तो उस वीराने और बुलंदी पर खुदा की कुदरत और उसके वजूद को महसूस किया जा सकता है। वहाँ के यानी देहरादून के पहाड़ों की खामोशी अपनी ज़बान हाल से कह रही है। देहरादून की खामोशी के पहाड़ों की खामोशी अपनी ज़बान हाल से कह रही है कि अगर चश्मे बीना हो तो उस वीराने और खामोशी में खुदा की कुदरत या खुदा की फितरत का नज़ारा महसूस किया जा सकता है। बहरकैफ इस का ये खुलासा मैंने अपने एतबार से किया है। आपसे गुजारिश है, आप तलबा को हिदायत की जाती है कि आप उस नज़्म को खुद पढ़ें, बार बार पढ़ें और पढ़ने के बाद खुद गौर कीजिए, क्योंकि शायरी की ये खूबी होती है कि शायर जो सोच कर शेर कहता है, कारी या नाक़िद उसका तज़किया करने वाला उससे बुलंद सोचता है और उससे
बेहतरीन नुक्ता अखज़ करके पैगाम दे देता है। तो आप तलबा की भी कोशिश होनी चाहिए कि आप उस नज़्म को, मनाज़िरे कुदरत को, मनाज़िरे फितरत को आप अपने एतबार से पढ़ें और उसको अपने अंदाज में तशरीह की कोशिश कीजिए। जब तशरीह की बात आए तो एक बात और समझना चाहिए कि बार बार देखा ये जाता है कॉपी चेक करने के वक्त कि एक ही तरह की कॉपियाँ तमाम बच्चों की होती है, तमाम तलबा एक ही, तो उसका क्या होता है कि किताब में जो तशरीह होती है उसी को तलबा अपने अंदाज आप खुद नकल करने लगते हैं। तो नकल नहीं, इसी वजह से सवाल लिखने वाला, तरतीब देने वाला बार वजाहत कर देता है कि जवाब को अपनी ज़बान में लिखें, यानी आपने जो समझा है उसको ये अपनी ज़बान में आप उसको समझें और उसको लिखें। अगर ऐसा लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, और बेहतर आप दूसरों की बात आप कब तक नकल करेंगे, आप उसको पढ़ें। अब जैसे एक शेर है, फ़ज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है। अब इसी का पहला शेर है, फ़ज़ाए कोह में ऐसी हवा समाती है, बशर की रूह को राहत की नींद आती है। बस एक आलम हूँ चार समत तारी है, न शोर व शर है न दुनिया की आहुजारी है। असर दिखाता है कुदरत का नगमा दिलगीर, शजर हजर से टपकती है राग की तासीर। ये राग वो है जो मजराब का असीर नहीं, ये हर्फ कान के पर्दों में गोशा गिर नहीं। वही सुनेगा उसे दिल गुदाज है जिसका, वो दिल में सोज तो रग रग में साज है उसका। तो बहरकैफ इस नज़्म को आप अपने एतबार से पढ़िए और इसके लफ्ज़ों माना को आप याद कीजिए। यहाँ माना दिया भी, लफ्ज़ों माना दिया है कि मुश्किल अल्फाज का माना, अब जैसे कोह का माना पहाड़ है, बशर इंसान, तारी तारी है, छाया हुआ है। तो इसकी मदद से, लफ्ज़ों मानी की मदद से आप शेर को समझने की कोशिश कीजिए और अपने एतबार से तशरीह। तो मैं आज इतना ही पर आज का सबक मैं ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाए हुए सबक को आप घर जाकर फिर बार बार पढ़ेंगे और हमसे बेहतर आप तशरीह इस करके आप कल ला सकते हैं। शुक्रिया।